डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और आज जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसका संबंध देश के गांव से है, देश के किसानों से है, गौपालकों से है, गौवंश से है, गीता से है, ज्ञान से है और गंगा से भी है। और ये जो सारे शब्द मैं आपसे बयां कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, ये महज शब्द नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बड़ा भाव छिपा हुआ है। और वो भाव है भारत की संस्कृति का, उस संस्कृति का जिसकी बुनियाद में सहकार निहित है। और आज अपनी इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ जो एक बड़ा नाम मौजूद है, बड़ा चेहरा मौजूद है, वो हैं श्री दिलीप भाई सिंघानी जी, जो कि इफ्को के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार, डीडी न्यूज पर। और वो इसलिए भी क्योंकि दिलीप भाई सिंघानी की जब बात करते हैं तो हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि पिछले 9 सालों में, खासतौर से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा कार्यभार संभाला है और उसके बाद में सहकार के क्षेत्र में किस तरीके से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, देश के गांव कैसे बदले हैं, देश के किसानों की जीवन दशा कैसे बदली है, इन सब के बारे में हम आज जिक्र करेंगे, जो कुछ पिछले 9 साल में हमें परिवर्तन दिखा। दिलीप भाई, सहकार की जब बात करते हैं तो सहकार अपने आप में एक शब्द ऐसा है जो कि भारत की संस्कृति से मेल जोल खाता है। सहकार में समरसता भी है, सहकार में समभाव भी है, सहकार में संस्कार भी है, और हमारे देश की संस्कृति है कि सब साथ मिलकर काम करें। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने तो डे 1 से यही चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज जब इस वक्त जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो पिछले 9 सालों का पूरा जो कालखंड है वो हमारे जहन में, मस्तिष्क में एकदम उमड़ घुमड़ रहा है। किसानों को लेकर और खासतौर से सहकारिता को लेकर पिछले 9 साल को आप किस तरह से आंक रहे हैं? मोदी जी के 9 साल प्रधानमंत्री के रूप में पूरा देश और दुनिया देख रही है, लेकिन किसान और सहकारिता की बात मोदी जी के बारे में करनी है, थोड़ा सा पूर्व जाना मुझे जरूरी लगता है। जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ उनकी कैबिनेट में कृषि, सहकार और बाकी के विभाग भी देखता था। उनकी मंशा, उनका व्यू, उनका दृष्टिकोण किसानों के प्रति जो था, मैं बताऊं कि गुजरात में जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने, गुजरात में एक ही कृषि यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने भूभाग देखा, गुजरात के साउथ में, आवाडांग में जी 100 इंच से ज़्यादा बारिश आती थी। बिल्कुल। इस साइड नॉर्थ में बारिश कम थी, कच्छ में बारिश कम, मध्य गुजरात में ऊपर वाला पानी आता था, उनकी जमीन बह जाती थी। सौराष्ट्र में जमीन अच्छी लेकिन पानी की कमी। तो पहले उन्होंने सोचा कि एक ही यूनिवर्सिटी पूरे गुजरात को देखती है जी, वो कृषि को न्याय नहीं दे पाएगी। उन्होंने 4 भाग में 4 कृषि यूनिवर्सिटी बनाई, और हर कृषि यूनिवर्सिटी को, दक्षिण गुजरात को नवसारी का नेतृत्व दिया, यूनिवर्सिटी को नवसारी यूनिवर्सिटी, मध्य गुजरात को आणंद कृषि यूनिवर्सिटी दिया, सौराष्ट्र में जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी दिया, वैसे नॉर्थ में नई यूनिवर्सिटी बनाई। और इसी यूनिवर्सिटी से सभी को जो जमीन की स्थिति है, इनके मुताबिक उनके बीज, कृषि के संसाधन, उनके नए उत्पादन क्या जरूरत है, वो स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए काम पे लगाया। और गुजरात की कृषि की जो स्थिति बदलाव आया, देश ने देखा कि गुजरात तो काफी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। ये चीज जो आप कह रहे हो, और ये उनके कृतित्व में, व्यक्तित्व में माननीय प्रधान जी की झलकता है, कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जब उनके मुख्यमंत्री काल के जो अनुभव थे वो उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं कर सकते हैं जी। और कृषि बोले तो उनके साथ सहकार अपने आप आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार की कोई भी योजना हो, वो योजना
सहकारिता के माध्यम से कृषि तक या खेत में हो या कृषिकार किसान हो उनके पास पहुंचती है और सहकारिता के माध्यम से उनका व्यू जैसे सबका साथ सबका विकास वो नारा सहकारी के लिए हो वैसे हम अनुभूति करते हैं, क्योंकि सबको साथ में लेके सबका विकास करने की सोच जी जो सहकारिता का मध्य बिंदु है, सहकारिता का जो ध्येय है, इनसे प्राप्त होता है। तो लेकिन यहां पर एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे, फ्रॉम द डे वन, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बतौर प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला है इस देश का, एक तरीके से कह सकते हैं, कुछ खास योजनाएं आपके जहन में होंगी, और चूंकि आपका तो कोऑपरेटिव के साथ में जुड़ाव लगातार रहा है, कृषि के साथ में जुड़ाव लगातार रहा है और बहुत ही धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति, आपने चेंज देखा, आपने परिवर्तन देखा है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने एक आम आदमी और खासतौर से गांव और किसानों के जीवन में बदलाव लाया है? ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। किसान का बेटा हूं, तो आपने बताया वैसे बचपन से जी किसानी से पूरा परिवार जुड़ा है, हम खेत में काम किया है बचपन में। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में किसान के हित के निर्णय की शुरुआत की। स्वामीनाथन कमेटी कब से बनी हुई थी, लेकिन वो कमेटी के पन्ने अगली सरकार ने कभी खोले नहीं थे और मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने के लिए जो निर्णय किया, तो इस निर्णय में पहला किसानों को जो सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, इस सपोर्ट प्राइस में किसानों को जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट से लेके खर्च आता है, उन पर 50% ज़्यादा कॉस्ट देने के बाद सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, ये पहली बात थी। और मोदी जी ने घोषणा की, इतना नहीं, उनका इम्प्लीमेंटर उन्होंने शुरू कर दिया। आज पूरे देश में किसानों को जो उत्पादन है जी, उनकी प्राइस 1.5 गुना मिल रही है। वो आज़ादी के अमृत काल में सिर्फ मोदी जी की सरकार ने ही किया है, पहले किसी ने सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। कमेटी में जो सजेशन था स्वामीनाथन कमेटी में, उनको नज़रअंदाज किया और किसानों को बुरी हालत में रखने की जो मानसिकता थी जी पहली सरकार का, जी, आज हम अनुभूति कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने किसानों को सुरक्षित समृद्ध सलामती कैसे दी है। जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं दिलीप भाई, तो हमारे पास में एक लंबी फहरिस्त है और हम देख रहे हैं, हमारे सामने ये कागज रखे हुए हैं और मैं देख रहा हूं बहुत सारी योजनाएं हैं, एक दो योजनाएं नहीं है। जनधन तो खैर शुरुआत में सभी के लिए थी, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई-नेम, उसके बाद में फर्टिलाइजर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, एक लंबी सीरीज है। मतलब हम अगर गिनाएंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। इसमें इन चीजों मैंने देखा है कि उन्होंने मिट्टी से लेकर उसके किसान की जो मार्केट तक, मिट्टी से मार्केट तक की जो पूरी यात्रा उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचे इस बारे में ध्यान दिया है। लेकिन सहकारिता की जब हम बात कर रहे हैं, लगातार सहकारिता के क्षेत्र को जोड़ते हुए सीधे सीधे डायरेक्ट किसान से, आपको क्या लगता है कि कहां कहां पर ऐसे कौन कौन से पड़ाव आप देख रहे हैं कि इन 9 सालों में जब ये योजना आई तो ये परिवर्तन हुआ, इस योजना के बाद में ये परिवर्तन हुआ, उसके बारे में जरा थोड़ा बताएं। समझो गुजरात में जब वो सीएम थे जी, तब मिट्टी का परीक्षण करने का पूरे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में आपने तय किया और गुजरात के सभी किसानों की खेत की मिट्टी का परीक्षण किया और किसानों को सलाह दी कि मिट्टी में जो तत्व की कमी है, खाद उनके मुताबिक उपयोग करना चाहिए, इनके मुताबिक जो जमीन में जो क्रॉप अनुरूप है उनके बीज बोना चाहिए, पानी का उपयोग कैसे करना, किस टाइम पे करना, वो मार्गदर्शन के लिए पूरे देश में कृषि रथ लेके पूरे राज्य में घूमते रहे। गर्मी के दिनों में भी वो बैठते नहीं थे, हमें बैठने भी नहीं देते थे और
घुमाते रहते थे, जी, खुद जी, घूमते थे। इनकी वजह से गुजरात की कृषि क्षेत्र मजबूत हुई। वही स्थिति आया आके पूरे देश की किसानों की जमीन का परीक्षण करने का फैसला जो किया। यदि किसान सही दिशा में उनका उपयोग करे तो पता चले कि हमारी जमीन में क्या कमी है। आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं कि जिस तरह से इंसान की, आदमी की जो जांच होती है तो इनके शरीर में क्या क्या कमियां हैं, उनको क्या क्या तत्व लेना चाहिए, इसी तरह जमीन में भी है। और उन्होंने इस तरफ बताया और उनके लिए बिना चार्ज एक भी रुपया खर्च किया बिना पूरे गुजरात के किसानों की जमीन जो चकासनी करके सबको लाभ दिया, वही पूरे देश में योजना लगा के आज पूरे देश को लाभ देने के लिए उन्हें मोदी जी काम कर रहे। इनकी योजना आपने सही बताया, उनकी योजना एक के बाद हम बताना शुरू करें तो पूरा दिन चला जाए। इतनी योजना किसानों के हित में आपने की है। तो सर मैं अभी यहाँ पर एक छोटा सा एक विराम लेता हूँ, अल्प विराम, और इस विराम के बाद तुरंत लौट कर आता हूँ। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खास मुलाकात में। और इस खास मुलाकात में हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं आज के, वो हैं श्री दिलीप भाई संघाणी साहब। और संघाणी साहब, लगातार हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल के, और खास तौर से सहकारिता क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप क्या मुद्दे देखते हैं सहकारिता को लेकर, सरकार के समक्ष किसानों को लेकर, या फिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी एड्रेस करना बाकी है, जो जनता तक, किसानों तक, गांव तक पहुंचाना बाकी है। मुझे लगता है इसके ऊपर अगर आप जानकारी देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। खास करके सरकार की योजनाएं जी, इस बजट में जो आई है, इस योजना का पूरा उपयोग किसान तक हो, उनके माध्यम से वैल्यू एडेड करके इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है, 3 नई सोसाइटी बना के, इनमें बीज के लिए जो अच्छे बीज मिले, इंटरनेशनल हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर हम बेच सके और किसानों को ज़्यादा आय, ये सभी योजनाओं के माध्यम से किसानों को पता लगे। इनके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है और प्रशिक्षण के लिए भी काम हो रहा है। और प्राइमरी सोसाइटी, पैक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, लार्ज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, इन सभी को जो मर्यादित क्षेत्र में काम कर रहे थे, इनके लिए मैंने अमित भाई ने एक कमेटी बनाई थी पॉलिसी की लेवल की, और इसी पॉलिसी के माध्यम से काम आगे चल रहा है। मैं मानता हूँ कि थोड़े दिनों में ये पूरा होगा। और अब प्राइमरी सोसाइटी हर क्षेत्र का काम कर पाए, सरकार की तमाम योजना का काम कर रहा है, जिससे गांवों की समृद्धि सोसाइटी के माध्यम से हो। स्थानिक उत्पादकता, उत्पादन जो भी किसान कर रहे हैं, इन उत्पादन को अच्छी तरह से बाहर बिक्री हो, इसलिए पोर्टल पे व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल। और इसी पोर्टल से माध्यम से एक छोटी सोसाइटी को भी बड़ा मार्केट मिलेगा, बड़ा मार्केट मिल रहा है। वो व्यवस्था आज तक कभी किसी ने सोची नहीं थी, सिर्फ मोदी सरकार ने सोची है और उनका अमलीकरण शुरू हो गया है। प्राइमरी सोसाइटी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो देश की पूरी प्राइमरी सोसाइटी को कंप्यूटर दे के और इनके साथ जोड़ के जिस तरह से आधुनिक युग को कैसे सोसाइटी तक और किसानों तक उनका उपयोग किया जाए, वो भी सरकार कर रही है। और ये जो समस्या थी, ये समस्या हल करने के लिए
सरकार ने काफ़ी बजट दिया हुआ है, इनसे जरूर गांव और किसान को फायदा होगा। ये तो चीज़ सारी सरकार के माध्यम से मैं लगातार आपका भी मतलब एक पूरा आपका जो सेवा का जो काल रहा है, आप लगातार कई जगहों पर चेयरमैन कोऑपरेटिव के साथ में आपका जुड़ाव बिल्कुल शुरुआती दौर से मैं देख रहा हूं। आपका कृषि क्षेत्र में आपका जुड़ाव, चूंकि आप खुद भी किसान परिवार से आते हैं, कुछ चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में भी आती होंगी कि ठीक है ये बातें हम सरकार तक पहुंचाएं और इनको इस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। आपके मन मस्तिष्क में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय फलक पर जिनको लागू करने की आवश्यकता समझते हैं आप? हम वैसे तो समय समय पर सरकार को बता देते हैं जी, फिर भी किसान का जो क्षेत्र है जी, और स्टेट और भौगोलिक स्थिति और ट्रेडिशनल जो संसाधन किसान का होता है, बजट में समझो ट्रैक्टर दिया जाए बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी में, पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैक्टर नहीं चलेगा। हाँ, तो वहां पर तो क्या हो? वहाँ जो आवश्यकता हो उसी बजट में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पानी ज़्यादा है तो वहाँ इसी क्षेत्र के मुताबिक भूभाग की तरह कई ट्रेडिशन होती है किसानों की, वो ट्रेडिशन को समानता के रूप में उनको यूनिवर्सिटी के माध्यम से नया संशोधन करके कैसे संसाधन से पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम उनका उपयोग करके उनका धान बचाया जाए, वो सरकार कर रही है। लेकिन इसी दिशा में राज्य सरकार को भी सहयोग देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम कहें जैसे किसान सम्मान निधि योजना है या फिर अगर हम फसल बीमा योजना की बात कर लें, इन चीज़ों को हम योजनाओं के तौर पे तो देख रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर भी हमने कई बार देखा है इस बात को कि माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट सीधे किसानों से रूबरू हो रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए जमीन का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें ताकि किसानों की जो फसल या उसकी जो आय है वो दोगुनी हो सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं इसको इसलिए यहां पर कह रहा हूं कि ठीक है सरकारी योजनाएं चलती रहती है, अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर वो स्वयं अपने अनुभव के संसार से कुछ ना कुछ चीजें ऐसे बताते हैं जिसमें कि डायरेक्ट किसान को बेनिफिट हो। ये जो उनका अनुभव है, ये जो उनका अभी तक का जो जीवन रहा है किसानों के साथ जो वो जुड़े रहे लगातार, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी की जो सोच है जी, पूरे देश में जो किसान के माध्यम से, किसानी के माध्यम से, खेतों के माध्यम से जो रोजगारी प्राप्त होती है, मोर देन 70% लोग किसान से सीधा या बाकी काम के साथ जुड़े हुए हैं। राइट। तो मुझे याद आ रहा है करीब मोदी जी अब महामंत्री थे और अटल जी की हमारी संगठन की बैठक में किसान हक पत्र, किसान का भाई कोई हक होना चाहिए, वो पार्टी में दिया था। तो संगठन में भी किसानों के लिए जब काम कर रहे थे और जब मौका मिला प्रधानमंत्री के काम देखने का, तब वो शुरू से जो उनकी मंशा किसानों के हित में काम करने की थी, वो सुरक्षित ढंग से काम करने के लिए सिर्फ योजना ही नहीं बनाई, योजना बना के उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, बीच में कोई लूप होल तो नहीं है, और सब देखते हुए यहाँ कमी है तो सुधारने के लिए त्वरित उनकी सूचनाएं आती है। और कोऑपरेटिव माध्यम, प्रधानमंत्री को जो अनुभूति थी गुजरात की, लगा कि पूरे देश में यदि कोऑपरेटिव के माध्यम से हम काम करेंगे तो पूरे देश में जो आज राज्य, भाषा, जाति, ज्ञाति अनेक मतभेद है, इनसे ऊपर उठ के यदि कोई एक साथ पूरी समानता ला सकता है तो कोऑपरेटिव ला सकता है। और इसीलिए उन्होंने आज़ादी के अमृत काल में नया डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव बनाया। उनके अनुभवी, सक्षम, सफल मंत्री ऐसे अमित भाई शाह को इनकी जिम्मेदारी दी, क्योंकि अमित भाई भी गुजरात में कोऑपरेटिव का काम करते थे और कोऑपरेटिव के माध्यम से काम शुरू किया। हम देखें एमएसपी की बात करें तो शुरू में जो मैं वैसे 13-14 की बात करूं, हाँ, तो धान का प्राइस
1310 रुपया था, आज वो बढ़ा के 22-23 में 2040 कर दिया। तो कितना डिफरेंस। पूर्व एमएसपी प्राइस कब डिक्लेयर होती थी? जब किसान उसका उत्पादन करे और बाजार में लाए, तब प्राइस डिक्लेयर करते थे एमएसपी की। तब तक तो किसानों का माल बिक्री हो चुका था। लेकिन मोदी जी ने तय किया कि किसान जब अपना बीज बोए, उनके पहले, बारिश के पहले हम एमएसपी डिक्लेयर करेंगे, जिससे किसान को पता चले कि हम क्या बोना है, किस को बोने से क्या फायदा है। तो उनकी सोच जो किसानों के हित में थी, तो हम नहीं, आप सोच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी सर। और वो ये कि अलग से अगर सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और उसका नेतृत्व स्वयं अमित भाई शाह कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि कैसे वर्तमान सरकार किसानों को लेकर, सहकारिता को लेकर, और सहकारिता की जब हम बात करते हैं तो सीधे सीधे गांव जुड़ते हैं, किसान जुड़ते हैं, गौपालक जुड़ते हैं, गौवंश जुड़ता है। आप चाहे दुग्ध उत्पादन की बात कर लें, पैडी की बात कर लें, या फिर आप तमाम जो शुगर प्रोडक्शन की भी बात कर लें, सारी चीजें कोऑपरेटिव से जुड़ी होती हैं। तो इस लिहाज से ये तो बात बिल्कुल तय होती है कि बहुत गंभीर रूप से चिंतन और मनन करने के पश्चात ये सहकारिता मंत्रालय अलग किया गया हो। लेकिन जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, इसकी तरफ जरूर हम आपका ध्यान बटाना चाहेंगे कि सहकारिता मंत्रालय को अलग से बनाया गया, तो उसमें परिवर्तन क्या क्या आए हैं, ये एक बड़ा इशू है। जैसे हमने आपको बताया, शुगर प्रोडक्शन की बात हो, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात हो, दुग्ध की बात हो, पैडी की बात हो, अलग अलग इनको किस तरीके से देखा जा रहा है, लोग कैसे समझे इस बात को कि सहकारिता मंत्रालय हमने अलग बनाया है और उसमें किस तरीके से हम अलग अलग ध्यान दे रहे हैं। शुगर के बारे में सोचिए जी, तो यूपी में जो शुगर उगाने वाले किसान थे, उनको कई सालों से पैसे नहीं मिल रहे थे, फंसे हुए थे, शुगर मिलें बंद हो रही थी। लेकिन अलग डिपार्टमेंट बनने के बाद बजट में जो व्यवस्था की, किसानों के प्रति उनका लगाव जो था, उनको न्याय देने की उनकी वृत्ति थी, उन्होंने करोड़ों रुपया शुगर फैक्ट्री में लगा के किसानों का भुगतान करवाया। मिल के क्षेत्र में काफ़ी नया डेवलपमेंट हुआ अलग अलग वेराइटी से। और किसानों के हित में फर्टिलाइज़र की बात करें तो सिर्फ फर्टिलाइज़र की चिंता नहीं की। जब प्रधानमंत्री ने चिंता की कि यूरिया के उपयोग से खेत की ज़मीन खराब होती है, वायु में जब ये जाता है तो वायु प्रदूषित करता है, और जिस क्रॉप पे उनका उपयोग करेंगे इनसे इंसान की हेल्थ खराब होती है, बिल्कुल सही। तो उनका उपयोग कम करें। एक माहौल जो बनाया, इनके माध्यम से पूरे देश में यूरिया का यूज मत करना चाहिए। लेकिन इसी टाइम इफ्को ने नैनो यूरिया का संशोधन किया और सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया, सरकार ने जो मदद की, तो आज पहले 50 केजी की बैग थी, बाद में 45 केजी की हुई, अब 500 ml की बोतल नैनो की, हाँ, उसमें बहुत बड़ा काम, से भी ज्यादा काम देती है। हो गया जी। और सरकार को काफ़ी आर्थिक मदद भी होती है। देश की जनता को जो बजट में पैसा आता है, उनका बचाव इन नैनो यूरिया से हुआ। तो मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में पहला संशोधन भारत में हुआ और दुनिया में इसकी मांग है, वो मोदी जी की सफलता है। मैं आपसे इस बारे में मुखातिब होना चाहूंगा और लगातार ही बात कर रहा हूं। आपका तो बहुत करीबी संबंध रहा है, आप करीबी संपर्क में रहे हैं जब वो संगठन में थे माननीय मोदी जी। मुझे ये जरूर जानना है कि ये कैसे उनके मन मस्तिष्क में ये सारी चीजें आती हैं। आप नैनो यूरिया की बात कर लो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कर लो, आपको मेड़ों पे आप जो है ऐसे ऐसे पौधे लगाएं, ऐसे ऐसे वृक्ष लगाएं जो कि आपकी आय में भी वृद्धि करें। बहुत सारे आइडियाज हैं, न जाने कितने सारे आइडियाज हैं जो डायरेक्ट वो लोगों को बताते हैं भाई आप ऐसा करो। ये सब चीजें चूंकि आप उनके बहुत निकट रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं ये चिंतन और मनन की प्रक्रिया से कहां से ये सब ये आइडियाज आ जाते हैं। उनका जो विजन है जी, कोई ईश्वर की कृपा ही समझो। वो जो पढ़ते थे बुक हम भी पढ़ते हैं कभी कभी,
लेकिन इस पढ़ने से उनका व्यू और सामान्य जनता का व्यू अंतर होता काफी है। डिफरेंट अंतर होता है। क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर मंत्री के रूप में उनके साथ जब काम किया जी। तो हम एक योजना बना के जाते थे। मैं तो किसान का बेटा हूँ, किसानी की है। फिर भी जब वो चर्चा करते थे, बोलते इनमें ऐसा किया जाए तो क्या है, तो मैं भी चमक जाता था। ये मैं क्यों नहीं देख पाया। मैं जो सोचता था इनसे ऊपर और अच्छा उनके सोच में आया है। तो मैं मानता हूँ कि कुदरत का उनका दृष्टिकोण और उनका दिमाग जो है, तो इसी वजह से उनका जो लगाव है कि देश के लिए एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों को मजबूत करने के लिए वही सोच, वही उनका कर्तव्य देश को आज लाभान्वित कर रहा है। ये चीजें तो हम कह रहे हैं लगातार, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि इन 9 सालों के कार्यकाल में कुछ चीजें आपको जरूर लगती होंगी कि इस तरफ अभी आगे बढ़ना बाकी है, इस तरफ अभी किसानों को थोड़ा सा एड्रेस करना बाकी है, या कुछ चीजें जो योजनाएं हमने लागू की हैं उनको सही से किसानों तक पहुंचाना बाकी है। ऐसी क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं और क्या क्या चीजें आप बताना चाहते हैं 9 सालों को लेकर? देखिए, इस बार जी, हम 13-14 का एग्रीकल्चर बजट देखें ठीक है, तो सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया था। और इसी साल 22-23 का बजट 1,25,000 करोड़ है। एक साल में उपयोग जो पिछली गवर्नमेंट थी 2006 से 2013 तक 8 साल में एक साल का बजट पूरा नहीं यूज कर पाए थे 8 साल में। तो आज एक साल में इनका उपयोग किसानों के हित में करना है। काफी योजनाएं आई है। ये योजना के लिए किसानों को जागरूक करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को जागरूक करना, क्योंकि आखिर तो कोऑपरेटिव के माध्यम से कितने डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, जैसे किसान के हित में उनका सम्मान निधि, तो एक बटन दबाने से पूरे देश के किसानों को मिल जाता है। इनमें किसानों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट में जमा होता है। लेकिन योजना का लाभ किसान को मिले, जो किसान अपना उत्पादन करते हैं, इस उत्पादन को मूल्यवर्धक बनाने के लिए सरकार ने कई योजना की है। इस योजना से किसान खुद आर्थिक मजबूत हो सकता है। उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, इनके लिए काम करना चाहिए। इसीलिए कोऑपरेटिव के माध्यम से अमित भाई शाह ने 2 लाख नई सोसाइटी बनाने का जो प्रधानमंत्री का व्यू है जी, वो धरती पर पहुंचाने के लिए जो तय किया है, उनके लिए काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई संघाणी साहब आपका। आप Thank you. हमारे साथ स्टूडियो में इतना वक्त आपने हमको दिया और वाकई सहकारिता को लेकर और जो पिछले 9 सालों का वक्त है उसको लेकर जो आपने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। तो निश्चित तौर पर जाते जाते दिलीप भाई ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर सहकारिता की बात करें तो पारदर्शिता के क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ना, क्योंकि सहकारिता जो है वो स्टेट लेवल सब्जेक्ट है और इस लिहाज से अलग अलग राज्यों के साथ में कैसे केंद्र बहुत ढंग से काम करे साथ में मिलके और उसमें थोड़ा पारदर्शिता आए। बहरहाल लगातार जो हम कह रहे हैं कि किसानों को लेकर, सहकारिता को लेकर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आप लगातार बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है।